इंद्र सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो एक बार संदीप जी को भेज दीजिए, मुझे कमेंट इस पर शो नहीं कर रही हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं इस चीज को। आज की क्लास की जो फर्स्ट हेडिंग हमारी होगी वो होगी क्या, ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा, देखो ब्लड प्लाज्मा जो होता है हमारा, मैंने आपको समझाया था, इसे रुधिर प्लाज्मा हम कह सकते हैं। इसकी अगर मैं परसेंटेज वैल्यू की बात करूं तो ये कितना होता है, 55% होता है ब्लड के अंदर। इस 55% के अंदर क्या है, क्वेश्चन आते हैं इससे ब्लड प्लाज्मा से पूछने के लिए कि ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है। तो हमें आंसर करना है कि इसमें एक तो पानी की मात्रा होगी और दूसरा इसमें सॉलिड सब्सटेंस होते हैं। अब पानी की मात्रा कितनी होती है और ठोस पदार्थ क्या क्या होते हैं उनकी बात अपन लोग करते हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट तो इसमें लिखेंगे कि इसमें 90 से 92% पानी की मात्रा होती है। तो इट इज कंटेन 90 to 92% वाटर एंड 8 to 10% सॉलिड सब्सटेंस। इसके अंदर 90 से 92% पानी तथा 8 से 10% ठोस पदार्थ होते हैं। क्या होंगे, 90 से 92% पानी तथा 8 से 10% क्या पाए जाते हैं, ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। तो इट इज कंटेन 90 to 92% वाटर एंड 8 to 10% सॉलिड सब्सटेंस। इसके बाद की बात करें तो ये क्वेश्चन और बनता है यहां से पूछने के लिए कि इसका जो रंग होता है ब्लड प्लाज्मा का, वो रंग कैसा होगा, इसका कलर कैसा होता है ब्लड प्लाज्मा का, कैसा होगा, रंगीन होगा, मतलब रंगहीन, कलरलेस, लाल पीला गुलाबी में से कुछ नहीं होगा। तो देखो इसका जो कलर जो होता है वो होगा हल्का पीला। हल्का पीला मतलब लाइट येलो कलर में ये पाया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि इसका जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा का जो रंग होगा वो कैसा होगा, लाइट येलो कलर होगा। रूपाली जी बता रही हैं कि फाइनली विंटर खत्म हो गई है, अभी नहीं हुई, फिर से कल पहन के आएंगे उसको। कलरलेस आंसर गलत है आपका, एक बार कॉपी खोल के बैठिए रूपाली जी आप फिर से, तभी आंसर सही कर पाएंगे आप। इसका लाइट येलो कलर का मतलब होता है हल्का पीला होगा। अब क्वेश्चन को ऐसे लिखना आप पूरा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बिलिरुबिन पिगमेंट। ये जो प्लाज्मा होता है इसका हल्का जो पीला रंग होता है उसका कारण क्या है, देखो प्लाज्मा का हल्का जो पीला रंग होगा उसका कारण है कि इसमें क्या पाया जाता है, बिलिरुबिन पिगमेंट पाया जाता है। बिलिरुबिन क्या होगा, पिगमेंट होगा। पिगमेंट बोले तो रंजक, तो बिलिरुबिन नाम का एक पिगमेंट है, एक रंजक है, इसको हिंदी इंग्लिश बिलिरुबिन ही होती है। तो बिलिरुबिन पिगमेंट की वजह से जो ब्लड प्लाज्मा होगा इसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है। तो आपको ये दो तीन बातें तो ये याद रखनी कि इसमें पानी की मात्रा 90 से 92%, ठोस पदार्थ 8 से 10%, इसका रंग कैसा होगा तो हल्का पीला होगा। किसके कारण होता है, तो बिलिरुबिन पिगमेंट के कारण होगा, मतलब बिलिरुबिन रंजक के कारण होगा। तो इट इज लाइट येलो इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बिलिरुबिन पिगमेंट। इट इज लाइट येलो कलर, इट इज लाइट येलो इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बिलिरुबिन पिगमेंट। इतनी सी बात समझ में आ गई। इसके बाद देखो ये है अपना ठोस पदार्थ, सॉलिड सब्सटेंस। अगर यहां से अपन लोग बात करें ठोस पदार्थों से तो ये क्या होंगे, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो जो कोलाइडल मिक्सचर होगा, जो ठोस पदार्थ होंगे वो क्या क्या होगा वो देखेंगे। अब जो ठोस पदार्थ होते हैं इसमें देखो पहला होगा ग्लूकोज, दूसरा लिखेंगे यूरिया, एक होगा ग्लूकोज, एक होगा यहां पर यूरिया, तीसरा लिखेंगे कोलेस्ट्रॉल, चौथा लिखेंगे बिलिरुबिन, और पांचवा लिखेंगे यहां पर क्या, प्लाज्मा प्रोटीन।
प्लाज्मा प्रोटीन, तो प्लाज्मा प्रोटीन एक तो होती है प्रोथ्रोम्बिन और जो दूसरी होगी वो होती है फाइब्रोजिन, और तीसरी यहां पर होती है एक होती है प्रोथ्रोम्बिन, एक होती है फाइब्रोजिन, एक होती है ग्लोबुमिन और एक होती है एल्बुमिन। अब इसके बाद देखो क्या होगा, एक चीज और बची है इसके अंदर ठोस पदार्थों में से, और वो होगा हमारा क्या, मिनरल्स। और मिनरल्स का मतलब है खनिज पदार्थ, और खनिज पदार्थ का मतलब होता है कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, बोरॉन, ये सारी चीजें आती हैं। तो आपको इतना सा याद रखना है कि जो कोलाइडल मिक्सचर होगा किसके अंदर, जो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है, तो देखो ब्लड प्लाज्मा के अंदर कोलाइडल जो मिक्सचर है उसमें इतनी सी सारी चीजें हमें दिखाई दे रही होती हैं। और इन चीजों की बात करें तो एक तो ग्लूकोज होगा, एक यूरिया होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, बिलिरुबिन होगा, प्लाज्मा प्रोटीन होगा। प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें तो इसमें प्रोथ्रोम्बिन आ जाता है, फाइब्रोजिन आ जाता है, ग्लोबुमिन आ जाता है और एल्बुमिन आ जाता है। ये चार प्रकार की हमारी क्या होती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन होती है। इनका काम क्या होता है वो अपन लोग डिस्कस करेंगे अभी धीरे धीरे करके। दूसरी बात करें तो यहाँ से जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे उन पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन आता है पूछने के लिए कि जो ग्लूकोज है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ह्यूमन ब्लड, ग्लूकोज की मात्रा मानव रक्त में कितनी होती है, ये क्वेश्चन बनेगा। ग्लूकोज की मात्रा मानव रक्त में कितनी होती है, ये क्वेश्चन बनेगा। इसका आंसर दें जल्दी से। देश राज जी कौन है भैया जी, इंग्लिश में लिखाओ सर जी, इंग्लिश सर जी को खुद ना आती। आंसर बताओ जल्दी देश राज जी, इसका आंसर बताओ। ये तो मैंने इंग्लिश में ही बोला है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ह्यूमन ब्लड। आप लोग आंसर करो फटाफट से। ग्लूकोज की मात्रा मानव रक्त में कितनी होती है, इसका आंसर करो। नहीं पता, धन्यवाद उसके लिए। देखो ग्लूकोज की मात्रा जो होती है ना, उसकी अपन लोग बात करें तो ग्लूकोज की जो मात्रा होती है 70 से 100 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड हम कहेंगे। इसका मतलब है कि 70 से 100 मिलीग्राम ग्लूकोज पाया जाता है 100 मिलीलीटर ब्लड के अंदर। तो एक वैल्यू तो याद रखेंगे, ग्लूकोज की जो मात्रा होती है मानव रक्त में वो कितनी होगी, वो होती है हमारी 70 से 100 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। इसका मतलब है 100 मिलीलीटर ब्लड के अंदर ग्लूकोज जो पाया जाएगा वो 70 से 100 मिलीग्राम पाया जाएगा, 70 से 100 मिलीग्राम पाया जाएगा। एक वैल्यू याद और रखेंगे, एक होती है हमारी 80 से 120 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। अब ये दो वैल्यू कैसे हो गई सर, इसका मतलब समझेंगे। आपने कभी कभार डॉक्टर से दवा ली होगी, डॉक्टर कहता है एक गोली खाने से, सोने से पहले और एक गोली सोने के बाद। ऐसे नहीं होता, तो ऐसे होता खाने से पहले और खाने के बाद, ऐसे तो रहता है ना। तो एक गोली सोने से पहले और एक गोली सोने के बाद, सेम वही स्थिति यहां पर है। तो देखो ये क्या रहेगा, सोने के बाद का मतलब है खाने के बाद, ऐसे समझ लो। अब दूसरी बात करें तो ये जो स्थिति बनी है, ये जो है ये है बिफोर टेक फूड, हम कह सकते हैं खाने से पहले, और ये है आफ्टर टेक फूड, मतलब खाने के बाद। खाने के बाद इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम खाने से पहले ग्लूकोज की मात्रा को चेक करें तो कितना जाएगा हमारा, 70 से 100 मिलीग्राम तक आ सकता है। अगर इतना जा रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, दुख दर्द नहीं है। आपने अभी अभी खाना खाया, देखो खाना खाने के 3 से 4 घंटे के अंदर क्या होता है,
3 से 4 घंटे के अंदर खाना हमारे स्टोमक के अंदर रुका रहता है और उसमें क्या है, कुछ एंजाइम्स, अब एंजाइम जाकर के उसमें मिल जाते हैं और मिलने के बाद फिर स्थिति क्या बनती है, वो खाने का डाइजेशन होता है और वो हमारा एक लिक्विड फॉर्म में आ जाता है जिसे केमिकल फॉर्म ऑफ फूड कहते हैं और उसका नाम होता है काइम। केमिकल फूड ऑफ काइम जब बन जाता है तब जाकर के उसमें से ग्लूकोज की मात्रा बनती है। आपने मान लो अभी अभी खाना खाया और खाना खाने के कुछ समय के बाद आप जा रहे हैं 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर क्या जा रहे हैं, आप ग्लूकोज चेकअप करा रहे हैं। और ग्लूकोज चेकअप जब आप लोग कराएंगे तो उसका मतलब है कि वो एक्स्ट्रा ही आएगा, बढ़ के आएगा। और ग्लूकोज की मात्रा यदि 120 तक आ रही है तो इसका मतलब ये होता है कि यदि 120 तक आ रही है तो आपके अंदर सही है कब, जब आपने खाना खाया है। अगर ये नॉर्मल अपन लोग बात करें तो मोस्टली 140 तक दिया होता है ऑप्शन में, तो 140 तक आपको कोई डायबिटीज नाम का कोई रोग नहीं है। यदि 140 से ज्यादा अगर आपकी क्या आ रहा है, ग्लूकोज की मात्रा आ रही है, तो उसका मतलब है कि आपको डायबिटीज नाम का रोग हो गया है। अब आपको थोड़ा मीठे से बचना चाहिए और फर्जी चीजें नहीं खानी चाहिए, जामुन जैसी चीजों का, करेले के रस का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर ज्यादा बढ़ेगी डायबिटीज। कहने का मतलब है कि डायबिटीज का मतलब ये होता है कि ग्लूकोज की मात्रा हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाना, ही डायबिटीज कहलाता है। अगर खाने के बाद 120 से लेकर 140 के बीच में है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, सब सही है। अगर खाने से पहले 5-6 घंटे से आपने कुछ खाया पिया नहीं है, सुबह का ही ब्रेकफास्ट किया है, दोपहर को आकर के आपने चेकअप कराया, तो अगर 70 से 100 के बीच में यदि आपका ग्लूकोज आ रहा है तो डरने की भी दिक्कत नहीं है कि कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। कुछ नहीं होता, ग्लूकोज कम होने से चक्कर आते हैं, इंसुलिन आघात हो जाता है और हम गिर जाते हैं और कुछ नहीं होता। तो ग्लूकोज कम हो जाए कोई बात नहीं, फिर से पी लेंगे, खड़े हो जाएंगे। ठीक, आपने वो देखा होगा उसमें जैसे व्रत वाले दौरान क्या होता है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, लड़कियां व्रत रखती हैं मोस्टली खाने के लिए, है ना। अब स्थिति क्या होती है, काफी दिन हो गए, 6-7 दिन हो गए, घर में कुछ लाया ही नहीं जा रहा, ना कोई बाजार जा रहा है, ना कोई लेकर के आ रहा है, फ्रूट्स खाने की इच्छा हो रही है ना। अब ऐसी इच्छा में क्या होता है, तो लड़कियां बेचारी एक ही ऑप्शन होता है कि चलो क्या कर लेते हैं, हम व्रत रख लेते हैं। रेखा जी गुड इवनिंग, 70 से 80 दे रहे हैं भाई। रौनक कलाम कौन है जी, कलाल थारा भाई, रौनक कलाल यही है। ये फोन तो जब्त करवा लिए गए थे आपके, मतलब इसमें 1-2 चीटर भी बैठे हैं जो फोन को लेकर के आते हैं, ये गलत बात है। सारे के सारे बच्चे फोन को जमा करके आया करो, ऊपर एक भी लेकर के मत आया करो। अच्छा है नहीं, तो देखो यहाँ पर क्या, हाँ व्रत की बात कर रहे थे, तो लड़कियां बेचारी व्रत रख लेती हैं खाने के चक्कर में। अब उस दिन स्थिति क्या होती है सोचो, उस दिन ऐसा हुआ कि पापा भी बाहर गए हुए थे, है ना। अब पापा जी बाहर गए थे, विचार था कि आज तो कुछ लेकर के आएंगे, है ना। उसके बाद क्या है, अब भैया भी बाहर गए हुए थे हमारे, वो भी कुछ लेके आएंगे। स्थिति कुछ ऐसी हो गई कि उस दिन क्या हुआ, मम्मी ने फोन करके भी बोल दिया कि बेटी व्रत में है और आज कुछ अच्छा सा खाने के लिए लेकर के आए, 2-4 फ्रूट्स ज्यादा लेकर के आए, मुझे ज्यादा खाएगी। ऐसी स्थिति हो गई। अब सुबह से कुछ खाया नहीं, मम्मी कह रही थी बेटा चाय वाय पी ले, और वो आलू तले जाते हैं उनको खा ले। नहीं मम्मी अभी भूख नहीं है, केवल पापा आ रहे होंगे। पापा ने फोन करके कहा कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, भैया से फोन कर दो। अब भैया और बड़े इंसान हैं, वो पापा से भी लेट आते हैं। अब इन्हें 2 तो बज चुके हैं दिन के, अभी तक कुछ नहीं आया। अब ऐसा हो रहा है मम्मी लेट रही हूँ, दिक्कत सी हो रही है ना, ऐसे पेट पकड़ा जाता है बार बार। ऐसी स्थिति में क्या होता है, कुछ नहीं मिलता, ये स्थिति आती है। अब वेट इसका था कि पापा भैया में से कोई आए और मैं कुछ अच्छा सा खा लूं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। रात के 9-10 बजे तक भी नहीं आए जिस दिन। तो अब मामला क्या हुआ, यहाँ पर ग्लूकोज की कमी। जब आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है तो ग्लूकोज की होगी कमी, और ग्लूकोज की कमी होने से अब आपको आने वाले चक्कर, और चक्कर आने से आप क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो उसे क्या कहा जाता है, मतलब व्रत या फास्ट रखने के दौरान चक्कर आना, या फिर चक्कर आकर के गिर जाना, या बेहोशी की स्थिति में आना, क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन सीडीएस 2015 में पूछा गया था, सीडीएस में 2015 में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। हाँ जी गुरुदेव। तो देखो यहाँ पर क्या चल रहा था, हाँ इंसुलिन आघात चल रहा था। इंसुलिन आघात की स्थिति में क्या होता है, इंसुलिन आघात की स्थिति में ऐसा होता है कि जो आघात आता है,
इंसुलिन आघात का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा का कम हो जाना। अगर ग्लूकोज की मात्रा कम हो रही है तो इसका मतलब है इंसुलिन ज्यादा हो रहा है। इंसुलिन ही ऐसा है जो ग्लूकोज की मात्रा को मेंटेन करता है अपनी बॉडी के अंदर। यदि इंसुलिन का बनना बंद हो गया तो आपके अंदर एनर्जी की कमी आना स्टार्ट हो जाती है, और इंसुलिन की कमी में भी हमें डायबिटीज नाम का रोग हो जाता है। इंसुलिन कम होगा तो ग्लूकोज बढ़ेगा, ग्लूकोज बढ़ेगा तो डायबिटीज होगी। अगर ग्लूकोज की कमी से चक्कर आकर के आप गिर जाते हैं या फिर आप बेहोश हो जाते हैं तो उसका आंसर क्या होगा, इंसुलिन आघात होगा। ठीक, आगे पढ़ेंगे उसको जब मैं आगे पढ़ाऊंगा लिवर वगैरह। तो ये वाली बात समझ में आ गई आपको थोड़ी सी। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो देखो इसमें क्या है, अब ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है ये समझ में आया नहीं आया ये बताओ। तो ग्लूकोज की मात्रा 2 क्यों है, एक तो खाने के बाद और एक खाने से पहले। तो एक तो खाने के बाद है और एक क्या है हमारी खाने से पहले है। तो खाने के बाद वाला आंसर करेंगे ये वाला, और 140 तक सही माना जाता है, और खाने से पहले वाला करेंगे 70 से 100। ठीक, इसके बाद क्या रह गया, यूरिया। देखो यूरिया की अपन लोग डिस्कस करें तो यूरिया क्या है, वैसे इससे अभी तक कोई क्वेश्चंस मैंने देखा नहीं है 10-15 साल से जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि इसका आंसर आता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ यूरिया इन ह्यूमन ब्लड, तो नॉर्मली इसका आंसर हम करेंगे 18 से 45 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, 18 to 45 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये क्या होता है, ये यूरिया की मात्रा होती है। 18 से 45 मिलीग्राम पाया जाएगा 100 मिलीलीटर ब्लड के अंदर, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखो कोलेस्ट्रॉल, याद होगा कल ही बताया था शायद, कल नहीं तो परसों बताया होगा, मतलब पहली क्लास में। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 4-5 दिन पहले ना, बीच में क्लास नहीं हुई थी, तो याद तो आपको होना चाहिए। बताओ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है, ये यूट्यूब वाले कुछ बताएं तो अच्छा लगेगा। वंदना जी कह रही हैं क्यों सर लड़के नहीं रखते, लड़कों को खाने की इच्छा इसलिए नहीं होती, वो वैसे ही डोलते रहते हैं गलियों में, खा आते हैं पी आते हैं। दूसरी बात देखो रूपाली जी, सर ऐसा कौन सी गर्ल्स है जिनको नॉर्मली डेज में फ्रूट्स नहीं मिलते हैं। ऐसी एक हमारी रूपाली जी हैं जिन्हें नहीं मिलते हैं, डेली लड़ती हैं जो खाने के लिए, मम्मी का फोन आया था। गोपाल सिंह जी राधे राधे भैया। हिंदी भाई संजय सर राधे राधे गुरुदेव। आनंदी जी बता रही हैं लड़के भुक्कड़ होते हैं इसीलिए नहीं मिलते, वो कम खाना पसंद करते हैं, आपकी तरह पागल नहीं। सर को पता है लड़के पेटू होते हैं इसीलिए, दिखने को भी पेट नहीं है, पेटू। अच्छा लड़कियों को एग्जाम्पल, चलो अच्छा लग रहा है, ऐसी बातें करने से अच्छा है कि इसका आंसर तो चुपचाप से, इसके आंसर दो भाई सभी लोग। देख लिया आप लोगों ने पीछे वाले पे, वो तो मुझे भी पता था, देखना नहीं था आपको। देखो 180 से 200 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड हम कह सकते हैं। मान लो इससे ज्यादा इसकी मात्रा हो गई तो स्थिति क्या होगी बताओ ना। तो एक ही चीज है कि हमारा क्या होगा, हार्ट अटैक की संभावना रहेगी, तो इसको इससे ज्यादा नहीं होने देना। अब दूसरी बात आती है कहां पर, हमारे बिलोरुबिन पर, तो ये भी क्लियर हुआ ना, ये मैंने पहले पढ़ा रखा है इसके बारे में, कोलेस्ट्रॉल के बारे में। अब बिलोरुबिन क्या होता है इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। बिलोरुबिन एक प्रकार का पिगमेंट है, रंजक है जो रंग प्रदान करता है, और मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि इसकी वजह से ही क्या है, प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है, लाइट येलो। अब इसकी मात्रा पूछी जाती है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बिलोरुबिन इन ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त में बिलोरुबिन की मात्रा कितनी होती है। इसका आंसर कौन करेगा जल्दी बताओ, 1,51,000 का इनाम है उस पर, जल्दी बताओ फटाफट से। यूट्यूबर्स बताओ भाई, देखो इनसे फर्जी बात करवा लो, नहीं पता क्या। देखो यहां पर क्या है, बिलोरुबिन की जो मात्रा होती है हमारे शरीर के अंदर वो कितनी होती है, वो होती है 0.5 से 2.0 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। कितनी होगी, 0.5 से 2.0 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड।
मान लो यदि 2.0 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड से ज्यादा हमारा क्या हो जाए, बिलिरुबिन हो जाए, तो क्या स्थिति होगी। देखो पहला पॉइंट तो हमने ये लिखा होगा कि बिलिरुबिन की मात्रा मानव रक्त में 0.5 से 2.0 मिलीग्राम होती है 100 मिलीलीटर ब्लड के अंदर। दूसरी बात आप इस तरीके से लिखेंगे, एनओटी की नोट डाल देंगे और उसमें लिखेंगे व्हेन इंक्रीज नंबर ऑफ बिलिरुबिन मोर देन 2.0 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, जब बिलिरुबिन की मात्रा 2.0 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर में हो जाती है तो हमें पीलिया नामक रोग हो जाता है। पीलिया नामक रोग हो जाता है जिसकी वजह से मानव शरीर का लिवर अंग प्रभावित होता है। When increased number of bilirubin more than 2.0 mg per 100 ml of blood, then jaundice occurs. राठी गंगवार 200 मिलीग्राम। ये कौन है राठी गंगवार? अच्छा आप पीछे ही हैं। बताओ बताओ आंसर बताओ, आंसर क्या लिख लो। यूरिया का बताया था 18 से 45 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, ये वाला। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि मानव रक्त में यूरिया की मात्रा कितनी होती है। रक्त मतलब ब्लड, खून, मानव खून में यूरिया की मात्रा कितनी होगी, तो ये ऑप्शन होंगे 4-5। अब आपने ये पढ़ा है तो इस पर आंसर करके आ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि बिलिरुबिन की मात्रा कितनी होती है, तो हमें पता होना चाहिए 0.5 से 2.0 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। अगर इससे ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, तो पीलिया नाम का रोग होगा। क्वेश्चन आता है पीलिया रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंसर क्या करेंगे, यकृत प्रभावित होगा, मतलब लिवर प्रभावित होगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। कौन सा वाला, ये 18 है, 18 to 45, 18 से 45। आगे बढ़े अब इसके बाद। तो देखो ये कुछ बातें हमारी रही कुछ इस प्रकार से। मैं आपको ये समझा रहा था कि जो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है उस ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो देखो यहाँ हमने देखा था कि ब्लड प्लाज्मा में 90 से 92% तो क्या था, पानी की मात्रा थी। अब इसमें जो ठोस पदार्थ है उसमें ग्लूकोज था, यूरिया था, कोलेस्ट्रॉल था, बिलिरुबिन था। इनसे जो क्वेश्चन बना, देखो बातें मत करो पीछे, इनसे जो क्वेश्चन बताया ग्लूकोज की मात्रा कितनी है, यूरिया की मात्रा कितनी है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है, बिलिरुबिन की मात्रा कितनी होती है। अब देखो प्लाज्मा प्रोटीन की मैं बात करूं तो ये जो पूरा पार्ट था वो कितना था, 8 से 10% में जा रहा था। 8 से 10% के अंदर जो ये प्रोटीन हमारी होती है, ये वाली, इन सारी की सारी प्रोटीन की बात करें तो लगभग कितनी होंगी, ये 7% होती हैं। कितनी होती हैं, 7%। तो जो हमारी प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजिन और ग्लोबुबिन और एल्बुमिन नाम की जो प्रोटीन है इन्हें प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन की मात्रा कितने परसेंट होगी, तो आंसर क्या करेंगे, लगभग 7% होगी। कितनी होगी, लगभग 7% होगी। अब बचा कितना है, 10 - 7 करेंगे तो 3 बचेगा, और 3 में कितना है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो कुछ कुछ समझ में आया होगा इसमें से शायद। यस सर क्यों कर रहे हो, मतलब पूरा समझ में नहीं आया, कुछ कुछ ही आया है क्या, ये कहो पूरा समझ में आ रहा है। नहीं आए तो दोबारा से पढ़ लेना इसको एक बार, और यहाँ नहीं आ रहा हो तो मुझे पूछ सकते हैं। आगे बढ़े हम इसके बाद। देखो ये जो प्रोटीन होती है इसके अंदर एक प्रोटीन दिखाई दे रही होगी हमें फाइब्रोनोजिन, और एक दिखाई दे रही है हमें थ्रोम्बिन। तो ये जो फाइब्रोनोजिन और जो थ्रोम्बिन प्रोटीन है इनसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो आपको पता होना चाहिए कि फाइब्रोनोजिन और जो थ्रोम्बिन प्रोटीन है इसका काम क्या होता है। तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं कि ये प्रोटीन क्या करती हैं, रक्त का थक्का बनाती हैं। ये प्रोटीन क्या करेंगी, ये रक्त का थक्का बनाती हैं। रक्त का थक्के का मतलब क्या होता है, ब्लड की क्लॉटिंग करना। जब कहीं कट लगेगा
और कट लगेगा तो स्थिति क्या होगी, ब्लड निकलेगा। ब्लड निकलेगा तो उसके बाद में क्या होता है, ब्लड का थक्का बन जाता है, मतलब ब्लड निकलना बंद हो जाता है। उस स्थिति को क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, रक्त का थक्का, या हम कह सकते हैं रक्त स्कंदन। ये एसएससी ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि स्कंदन क्या होता है, तो स्कंदन का मतलब भी ब्लड क्लॉटिंग ही होगा, चाहे हम रक्त का थक्का कहें या स्कंदन कहें, तो दोनों का मतलब क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग होगा, रक्त का थक्का बनना। आगे बढ़े उसके बाद, अब देखो इसमें एक चीज दिखाई दे रही है मिनरल्स वाली। ये जो मिनरल्स हैं इनको जब मैं आपको न्यूट्रिशन वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, 5 से 6 लीटर होती है। ये कौन सा क्वेश्चन का आंसर है भाई, रंजना जी बता रही हैं 1.5 से 2.0 पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़े उसके बाद, अब देखो ये क्या है, मिनरल्स, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सारी चीजें जो होती हैं इन्हें अपन लोग डिस्कस करेंगे किसके अंदर, जब न्यूट्रिशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर इन्हीं को पढ़ाया जाएगा। ठीक, किसकी मात्रा क्या है, किसका काम क्या है। तो अभी फिलहाल में मैं आपको ये बता रहा था कि जो प्लाज्मा होता है हमारा, उसकी मात्रा कितनी है, 55% होती है। प्लाज्मा के अंदर पानी कितना होता है, 90 से 92%। ठोस पदार्थ कितने होते हैं, 8 से 10%। इसका कलर कैसा होता है, हल्का पीला। बिलिरुबिन जो है हमारा, उसकी वजह से इसका रंग कैसा होगा, हल्का पीला होगा। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में पूछने के लिए, और इतना कलेक्शन किसी बुक में आपको मिलेगा नहीं, ये देख लेना आप, इसको इस वजह से अच्छे से पढ़ा करो। ग्लूकोज की मात्रा कितनी है, ये वाली, और ये क्या हमारा ग्लूकोज की मात्रा देखो, दो याद करेंगे, एक खाने से पहले, एक खाने के बाद। अब जो यूरिया है, यूरिया 18 से 45 बताया था, कोलेस्ट्रॉल 180 से 200, बिलिरुबिन 0.5 से 2.0, प्लाज्मा प्रोटीन कितना परसेंट रहती है, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, कई बार बना है। तो लगभग कितना करेंगे हम, 7% आंसर सही होगा। आगे बढ़े उसके बाद, यहां तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुख दर्द होना नहीं चाहिए। ये जो नीचे वाला 2.0 कहां गया, ये वाला, मैं ये समझा रहा था कि जब मानव शरीर के अंदर बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, देखो होती कितनी है, 0.5 से 2.0 होती है, इतनी है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, दुख दर्द नहीं। लेकिन जैसे ही वो बढ़ी, कितनी, 2.0 से ज्यादा हो जाती है, मोर देन 2.0, तो आंसर क्या क्या स्थिति होगी, तो हमें पीलिया नाम का रोग होगा, जॉन्डिस होगा। पीलिया होने पर शरीर का कौन सा अंग खराब होता है, तो कौन सा होगा, लिवर होता है। जो दारू पीने पर सबसे पहले खराब होता है, वही पीलिया रोग होने पर क्या होगा, खराब होगा। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़े इसके बाद, क्या हुआ, अच्छा यस सर था। अब आगे देखो, आगे देखो क्या है। अब अपन लोग यहां पर ब्लड प्लाज्मा के पढ़ चुके हैं कि ब्लड प्लाज्मा क्या है। ठीक, मैंने आपको बताया था कि ये 55% भाग होता है ब्लड का, लेकिन अभी अपन लोगों को क्या पढ़ना है, 45% भाग और पढ़ना है। इस 45% में मैंने आपको एक तो आरबीसी बताया होगा, एक डब्ल्यूबीसी बताया होगा, और एक प्लेटलेट्स बताया होगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट की अपन लोग जो बात करने जा रहे हैं, उसका नाम क्या होगा, वो होगी आरबीसी। आरबीसी, अब ये आरबीसी क्या होती है, इसके बारे में आपको बातें जानना जरूरी है, यहां से कई बार क्वेश्चंस बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो सुनो क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। आरबीसी का रंग कैसा होता है, आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है कि नहीं, आरबीसी से डीएनए चेकअप किया जाता है कि नहीं, आरबीसी की मात्रा कितनी होती है, आरबीसी की गिनती किस यंत्र के द्वारा की जाती है, आरबीसी का काम क्या होता है, आरबीसी की आकृति कैसी होती है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन इसी से और बन जाते हैं कि इसका जीवन काल, लाइफ स्पैन कितना होता है, और इसकी डेथ कहां पर होती है। तो ये 4-6 क्वेश्चन है, वही आते हैं। मेन क्वेश्चन बनता है कि इसके अध्ययन को या तो हम अध्ययन कह सकते हैं, या केमिकल नेम कह सकते हैं, या दूसरा नेम क्या होता है, तो वो पूछा जाता है कि इसका सेकंड नेम क्या है, या इसका रासायनिक नेम क्या है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो इन सारे पॉइंटों पर अपन लोग इस वाले पॉइंट में बात करने वाले हैं आरबीसी के अंदर। जब मैं आरबीसी की बात करता हूं तो देखो आरबीसी क्या है, ये रेड ब्लड सेल होती है। क्या होती है, ये रेड ब्लड सेल होती है, मतलब लाल रक्त कण का हम कह सकते हैं इसको,
क्या कहेंगे, लाल रक्त कणिका कहेंगे। तो आप एक नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल भी कह सकते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स भी कह सकते हैं, ठीक, कुछ भी कह लो जो मन करे वही। देखो जो आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिका, यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, इसका रंग कैसा होगा, लाल। तो पहला पॉइंट तो लिखेंगे इट इज रेड इन कलर, यह रंग में लाल होती है, ऐसे करके लिखो, बातें बंद कर दो। दूसरी बात आती है यहां पर पूछने के लिए, दूसरी बात यहां पर यह पूछने के लिए आती है कि इसका रंग कैसा है, तो आंसर क्या होगा, लाल होगा। दूसरा आता है कि इनका आकार कैसा होता है, तो ये कैसी होंगी, ये गोलाकार होती हैं। कैसी होती हैं, ये गोलाकार होंगी। अगला क्वेश्चन बनता है कि इनका जो रंग लाल होता है वो क्यों होता है, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। देखो ये जो हीमोग्लोबिन की वजह से इनका रंग कैसा दिखाई दे रहा है, लाल दिखाई दे रहा है। अब ये हीमोग्लोबिन से एक दो क्वेश्चन आता है पूछने के लिए, वो क्या क्या आएगा उसकी अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक तरफ डालना हीमोग्लोबिन और एक तरफ डालना क्लोरोफिल। एक तरफ डालना क्लोरोफिल और एक तरफ डालना हीमोग्लोबिन। अब ये जो हीमोग्लोबिन होता है और ये जो क्लोरोफिल होता है, देखो ये कहां पर पाया जाएगा। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, उसी प्रकार से क्लोरोफिल है। इस क्लोरोफिल का मतलब होता है क्या, क्लोरोफिल का मतलब होता है पर्णहरित या पर्णहरिम हम कह सकते हैं, और हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन है। अब क्वेश्चन ये बनता है यहां से पूछने के लिए कि जो हीमोग्लोबिन होता है इसका काम क्या होता है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। आंसर बताओ फटाफट। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना। तो पहला पॉइंट तो लिखेंगे कि यह ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। यह ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है संवहन करना, संवहन करना। दूसरी बात है कि इसकी वजह से ये क्या करेगा, इट इज गिव्स रेड कलर टू आरबीसी। तो यह क्या करता है, आरबीसी को लाल रंग प्रदान करता है। क्या करेगा, ये आरबीसी को लाल रंग प्रदान करेगा। इट इज गिव्स रेड कलर टू आरबीसी हम कह सकते हैं। आरबीसी का जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि ये ऑक्सीजन का संवहन करेगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन करेगा। दूसरा काम क्या है कि इसका रंग क्या होता है, इसकी वजह से आरबीसी का लाल होता है। क्लोरोफिल के काम की मैं बात करूं तो ये क्या करता है, इट इज हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस एक्टिविटीज। ये क्या करेगा, ये प्लांट के अंदर जो क्या होता है हमारा, फोटोसिंथेसिस का मतलब है प्रकाश संश्लेषण। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें हेल्प करेगा। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें ये क्या करता है, हेल्प करता है, मतलब इट इज हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस एक्टिविटीज। दूसरी बात करें तो इसकी वजह से क्या है, पेड़ पौधों की पत्तियां जो होती हैं उनका रंग कैसा होगा, हरा। तो पत्तियों का रंग हरा कौन करेगा, वो करेगा हमारा क्लोरोफिल। देखो ये क्या कर रहा था, ये लाल कलर कर रहा था किसका, आरबीसी का, लेकिन ये क्या करता है, ये पत्तियों का हरा रंग प्रदान करेगा, मतलब पत्तियों को गिव्स रेड कलर टू लीव्स ऑफ प्लांट। पेड़ पौधों की पत्तियों को हरा रंग प्रदान करेगा, क्लोरोफिल। अब जी कलर को फिल कर रहा है तो कैसा कर रहा है, हरा कलर फिल कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है रेड कलर, किसको, आरबीसी को। अगली बात करें तो देखो ये जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है तो होता है क्या करें इसका, इसके अंदर दो चीजें होती है, मैंने आपको बताया था। एक तो लोहा जो 5% होता है, और एक होता है इसमें प्रोटीन। प्रोटीन की मात्रा 95% होती है, ये बात लिखो आप इसमें। पहली बात, जब मैं क्लोरोफिल की बात करूं तो देखो क्लोरोफिल की अगर अपन लोग बात करते हैं तो मान लो कि ये पत्ती है,
है ना, मान लो कि ऐसी क्या होती है, पत्ती होती है प्लांट के अंदर। अब इस पत्ती के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। अगर मैं क्लोरोफिल की बात करूं तो क्लोरोफिल दो प्रकार का होता है मुख्यतः, वैसे तो चार का रहेगा लेकिन मेनली कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का रहता है। दो प्रकार का क्लोरोफिल कौन कौन सा है, एक तो होता है अल्फा और एक होता है बीटा। अब अल्फा क्लोरोफिल और एक बीटा क्लोरोफिल, ये दो प्रकार का क्लोरोफिल हुआ। क्वेश्चन एग्जामिनर ने ये पूछा है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन हमें ये पूछा है कि पत्तियों के अंदर अल्फा और बीटा क्लोरोफिल किस अनुपात में पाया जाता है। पत्तियों के अंदर अल्फा और बीटा क्लोरोफिल किस अनुपात में पाया जाता है। जल्दी बताओ भाई यूट्यूबर्स। वंदना जी, अरे सर भागे ही जा रहे हैं, भाग कहीं ना रहे, यहीं घूम रहे हैं इधर उधर। आपसे अच्छे तो पुष्पा सर हैं, कम से कम यूट्यूब वालों की सुनते तो हैं। हाँ तो मिताली राठौर जी आप मेरी सुनो, इसका आंसर बताओ। ज्योति कुमारी, अब देखो इसलिए नहीं सुनते यूट्यूबर्स की, अभी तक आंसर नहीं आया, ये गलत बात होती है। और इसमें कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो मुझसे पढ़ रखे हैं ऑफलाइन। हाँ चाय आ गई, चाय लायो, कॉफी क्या, चाय कॉफी, धन्यवाद। आज किसी को नहीं मिलने वाली, आज मेरी ही चीज आई है। देखो हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल, इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है, दो प्रकार का होता है अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा की अगर मैं बात करूं तो 1:3 के अनुपात में ये पाया जाएगा। किसमें, 1:3 के अनुपात में ये होगा। अब आपको ये चीज याद रखनी है कि हीमोग्लोबिन जो है ये क्या करेगा, ये संवहन करता है किसका, ऑक्सीजन का। और क्या करेगा, ये रेड कलर देगा किसको, आरबीसी को। इसके अंदर लोहे की मात्रा 5% और प्रोटीन की मात्रा 95% होती है। क्लोरोफिल क्या करता है, पेड़ पौधों की पत्तियों को हरा रंग, और क्या करेगा, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हेल्प करता है जिससे भोजन बनाते। अच्छा सबसे अच्छी बात है पौधों के अंदर कि सूर्य के प्रकाश के साथ में जब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है। ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ जब सूर्य का प्रकाश मिलता है तो क्लोरोफिल होता है, और प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है, पेड़ पौधों के लिए भोजन बन जाता है। क्या बन जाता है, भोजन बन जाता है। अब प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है, पौधों के लिए भोजन, फूड बनता है, जिसे फ्लोएम नाम का एक टिश्यू है जो पेड़ पौधों की जड़ों से लेकर के पत्तियों तक पहुंचा देता है। और एक जाइलम नाम का टिश्यू होता है पेड़ पौधों के अंदर, जब मैं वो पढ़ाऊंगा बॉटनी तो उसमें बात करेंगे। तो जाइलम नाम का एक क्या होता है, ऊतक होता है। बातें बंद कर दो पीछे की तरफ। हाँ पानी, कल से एक एक बोतल लेकर के आया करो आप लोग अपने साथ में। क्या हुआ, बहुत प्यास लगी है, लो जिंदा रहो आप, धन्यवाद दोबारा से मेरी तरफ से। अच्छा ये एक बात बताओ, इसमें जो 1:3 के अनुपात में क्या है, क्लोरोफिल है। मैं ये समझा रहा था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऐसी होती है जिसमें पौधों के अंदर क्या बन जाता है, भोजन बन जाता है। क्या बन जाता है, भोजन। अगर ऐसी प्रक्रिया अपने अंदर होती तो क्यों तुम्हें यहाँ पढ़ा रहा होता, और क्यों आप यहाँ पढ़ रहे होते। सही बात है ना। किसी की कोई भी जॉब लग रही है, 4 पैसे कमा रहा है, तो वो यही कहता है किसके लिए कर रहे हैं, पेट के लिए कर रहे हैं। जब पेट ही थोड़ा सा धूप में जाके खड़े हो जाते, पेट भर जाता है ना। मन हो रहा था कि आज तो भैया कुछ अच्छा सा खाना है। यहाँ की फेमस क्या है मुझे नहीं पता, यहाँ तो सबसे फेमस एक ही है, दही पीते हैं सब लोग, दही और मठा। अब सब्जी में ले आओ तो दही है, नाश्ते में ले आओ तो दही है, दोपहर का खाना ले आओ तो दही है। मतलब उस दही को देख देख के परेशान। और वो सबसे अच्छी मिठाई यहाँ की दही लगती है मुझे। क्या है, श्याम बाबा के पेड़े। तो आज लेकर के आए श्याम बाबा के पेड़े आपके लिए, कल लाएंगे, कल, आज तो नहीं। क्या हुआ, चाय सुट्टा। आप गए क्यों नहीं थे कल, मैंने बोल रहा था आपसे। जिसको देखो ये कोचिंग एक ऐसी है, देखो ये संस्थान बच्चों के हित में बहुत ज्यादा है। आपको जो चाहिए वो यहाँ मिलेगा, जो चाहिए वो यहाँ मिलेगा। खाना पीना रहना सोना बैठना जो चाहिए वो मिलेगा। अब आपको खाने की आवश्यकता थी चाय सुट्टा जाने की, 100% चीजें दी जाती हैं यहाँ पर।
आपको जो अभी भी खाना हो, कल तो आप रह गए, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए आप ही मतलब उसके जिम्मेदार हैं, मैंने तो कहा था, आप गए नहीं थे। आज की बात सुनो, क्या करना है आपको, केवल जैसे आपको चलना है मेरे साथ, तो आप यहां से निकलेंगे क्लास खत्म होते ही, जब सीढ़ियों से ऊपर चढ़े तो ऐसे करके घूम के जाना, ऐसे मत जाना इस वाले गेट से, ऐसे करके घूम के जाना। तो काउंटर पे जो कोई बैठा हो उसे मात्र 500 रुपए जमा करने, हर बच्चे को 500 रुपए जमा करने। फिर मेरे साथ चाय सुट्टा में चलेंगे, और फिर आपका दिल करे उतनी चाय पीना हो, चाहे महंगी पड़े चाहे सस्ती, बस 500 रुपए जमा करके जितनी चाय पी पाओ आप चाय सुट्टा में जाकर के वही पियेंगे। मात्र चाय की बात हो रही है वहां पर, और कोल्ड कॉफी के लिए आप जिद मत करना, अकेले चले जाएंगे, ये गलत बात है। इसका मतलब है कि आप पीना नहीं चाह रहे, वो बात एक अलग होती है। इसे आओ आओ इधर साइड में आओ, देखो ये क्या है, हीमोग्लोबिन। अच्छा खुद ही चले जाओगे? नहीं, ये ऑप्शन है। इस 500 रुपए में भरपेट चाय मिल रही है यार, उससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको। आगे देखो इसमें क्या है, ये लाल रंग प्रदान करेगा, ये हरा रंग प्रदान करेगा, ये लोहा 5%, प्रोटीन 95%, दो प्रकार का ही क्या होता है हमारा। अरे इधर ध्यान दो, मैं भूल गया क्या होता है। देखो यहां पर दो प्रकार का क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, एक अल्फा और एक बीटा। आप जितनी बात करेंगे मैं उतनी जल्दी भूल जाऊंगा, जो रट के लाया हूं वो खत्म हो जाएगा, इसलिए जो चीजें रटी हुई हैं उन्हें आने दो, आगे बढ़े। उसके बाद ये बात समझ में आ गई ना। अपन लोग देखो डिस्कस क्या कर रहे थे, ये फर्जी बात वैसे ही आ गई थी बीच में हीमोग्लोबिन की। अपन लोगों को यहाँ डिस्कस करना था क्या, आरबीसी। तो आरबीसी का रंग कैसा था, लाल, किसकी वजह से था, हीमोग्लोबिन की वजह से। आकार कैसा हुआ, गोलाकार। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है आरबीसी से पूछने के लिए, क्या आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो बताओ केंद्रक क्या होता है कि नहीं होता। अब इसके अंदर केंद्रक का मतलब है न्यूक्लियस, तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये लिख लो आप लोग, हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल वहीं पर विराम दे दो। अब पॉइंट बना करके फिर से लिखते चलो कि आरबीसी के अंदर क्या है, केंद्रक नहीं पाया जाता। रूपाली जी बता रही हैं दिस इज बिजनेस। मिताली जी गुस्सा हो रही हैं कि इनकी वीडियो को लाइक शेयर न करो, मतलब लाइक शेयर करो, हमारी समझ में आए ना आए। अब वो कह रही है बस डिसलाइक करो और भागो। समस्या क्या आ रही है मिताली जी, आप ये बता दीजिए। उनको हम लोगों से थोड़ी सी मिल रही है, इसीलिए आप थोड़े दौड़े जा रहे हैं। अब मिताली जी आपकी मैं कमेंट पढ़ने के लिए तैयार हूं, आप लोग एक बार ये बताएं कि समझ में क्या नहीं आया। आपके लिए ये सेशन ही अलग करवाएंगे, इन बच्चों की क्लास अलग, और ये यूट्यूब पर जो लाइव चल रहा है ये अलग करवाएंगे। बस 2-4 दिन रुक जाओ बस। मिताली जी जल्दी बताओ समझ में क्या नहीं आ रहा है। इसमें समझने के लायक कुछ ऐसा था नहीं, बस 2-3 बातें थी कि इसका आरबीसी के बारे में पढ़ रहे हैं, लाल रंग की होती है, कारण क्या है कि हीमोग्लोबिन होता है। अब हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, लोहे को गर्म करेंगे तो लाल ही होगा, जाहिर सी बात है, तो इसीलिए लाल रंग होता है किसका, आरबीसी का। अब आकार कैसा है इसका, गोलाकार होता है। इसके बाद की अपन लोग बात करें तो क्या है, इसमें मैंने इन दोनों की परसेंटेज वैल्यू बताई है, और बताया है कि जो पत्ती होती है, इस पत्ती का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल भी मुख्यतः 2 प्रकार का होगा, मेनली रूप से अल्फा और बीटा। इसका अनुपात पूछा जाता है कि अल्फा और बीटा क्लोरोफिल पत्ती के अंदर किस अनुपात में पाया जाएगा, तो आपको आंसर करना है 1:3 के अनुपात में। आगे बढ़े इसके बाद। अब देखो यहां से क्या है, नेक्स्ट पॉइंट की अपन लोग बात करेंगे, और वो ये देख रहे थे, देखो जो आरबीसी थी हमारी, जो आरबीसी थी हमारी, इसके अंदर केंद्रक पाया जाएगा कि नहीं। जब केंद्रक इसके अंदर नहीं होगा तो एक क्वेश्चन आता है पूछने के लिए आपसे एग्जाम में कि ऊंट तथा लामा की आरबीसी में केंद्रक होता है या नहीं। तो ऊंट तथा लामा, अब देखो ऊंट तथा लामा की अगर अपन लोग बात करें तो ये दोनों मैमल्स होते हैं। मैमल्स बोले तो स्तनधारी, और स्तनधारी सारे के सारे जो स्तनधारी होंगे उनकी किसी की भी आरबीसी में केंद्रक नहीं होगा, ठीक। लेकिन ये दोनों स्तनधारी ऐसे हैं, ये दोनों स्तनधारी, स्तनधारी भी कह सकते हैं, स्तनपाई भी कह सकते हैं, और मैमल्स इंग्लिश में बोला जाता है।
स्तनधारी का मतलब है जो अपने बच्चों को दूध पिलाकर पोषण प्रदान करते हैं। दूसरी बात करें तो जो बच्चों को जन्म देते हैं। अब ये दोनों ही स्तनधारी हैं, ऊंट और लामा। लामा ऊंट की आप जानते होंगे, मुझे नहीं पता है, और लामा की होती है LAMA। अब LAMA मतलब लामा है। ये लामा होता क्या है वो समझो। लामा हमारा एक तरीके से ऊंट की प्रजाति का होता है और भेड़ की प्रजाति का होता है और ऊंट जैसी लंबी गर्दन का होता है। इसके ऊपर से भी ऊन प्राप्त की जाती है। तो लंबी गर्दन का भेड़ की प्रजाति का एक लामा होता है। आज हमारे पास है नहीं तो कल दिखा देंगे उसको ला करके इसमें। बाकी आप गूगल पर जाएंगे तो लामा डालेंगे तो हो जाएगा। कल से इसमें नेट की व्यवस्था रखेंगे साथ के साथ सर्च करने की, है ना। अब देखो लामा क्या होता है। लामा भेड़ की प्रजाति का है, ऊंट जैसी लंबी गर्दन का होता है। उसके ऊपर जो बाल होते हैं उनसे ऊन प्राप्त किया जाता है, जैसे भेड़ से करते हैं। तो ये दोनों ही स्तनधारी होते हैं और दोनों ही स्तनधारी ऐसे हैं कि इन दोनों स्तनधारियों की जो RBC होती है उस RBC में क्या होगा, केंद्रक होगा, मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। तो इस बात को लिख लो, ऊंट तथा लामा ये दोनों किस में आ जाते हैं, एक्सेप्शन केस में आएंगे, अपवाद में। तो ऊंट और लामा अपवाद होते हैं किस चीज का, कि RBC के अंदर केंद्रक वाली का। बता लो अब पीछे क्या हो गया। क्या सर्च किया था? अब वंदना जी की शिकायत है, आप इधर तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं सर जी, और हम बाय करके चले जा रहे हैं। रमेश चंद जी आ चुके हैं, गुड इवनिंग भैया। ज्योति कुमारी नहीं होता सर, कैमल और लामा में पाया जाता है। ज्योति जी बिल्कुल सही आंसर है आपका। कॉफी पी लें, ये ठंडी हो रही है। किसी को चाहिए तो नहीं? देखो इसके लिए तो कुछ भी हो जाए, ये तो मिलने वाली नहीं है। और मैं मजाक करता हूँ, आप सीरियस ले जाते हो उन चीजों को, है सीरियस मत लिया करो। चाहिए तो बताओ, ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेनी है। अब देखो इसके बाद क्या है, मैं इसको लेकर पढ़ता रहूंगा। अब यूट्यूबर्स वालों की कोई दिक्कत हो तो बताओ। वेलकम भैया। अब देखो आगे आगे देखो, इसमें ऊंट और लामा के बारे में आपने देखा। इन दोनों के अंदर क्या है, एक चीज, एक क्वेश्चन आता है यहां से, वो क्वेश्चन और बताओ चलो फटाफट से। एक क्वेश्चन बताएंगे फटाफट से। वो क्वेश्चन ये होगा, क्या RBC से अपन लोग DNA चेकअप कर सकते हैं क्या? RBC से DNA का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, देखो बातें बंद कर दो। अब DNA जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, क्या RBC से इसे हम चेक कर सकते हैं? यूट्यूबर्स बताएं जल्दी फटाफट। क्या हुआ? मैं समझ नहीं रहा आप क्या कह रहे हैं। जो भी कर रहे हैं आप शांत हो जाएं बस, इसको समझो थोड़ी देर। अब देखो जो DNA की जो बात है, अरे इधर ध्यान दो, बचाने में बहुत ज्यादा ध्यान है। RBC की अपन लोग बात कर रहे हैं, RBC रेड ब्लड सेल। अब पहले तो ये बताओ, कर सकते हैं कि नहीं? क्यों? केंद्रक नहीं होता। चलो धन्यवाद। देखो मान लो ये दो लोग हैं, ऐसे कुछ करके, है ना। ये है लड़की और ये है लड़का। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सी लड़की है कौन सी लड़का? देखो इसके ये कान है ना, इनमें सुई धागे। अभी कुछ दिन पहले ट्रेंड चल रहा था इसी का, और कुछ ऐसे करके ये इनके हेयर्स। मतलब ये 3D में प्रिंट नहीं कर पाए हूं बाकी, लेकिन है सही है। इनसे समझ लो आप, ये सुई धागे है ना। अब ये लड़की है और ये लड़का, ये गुस्से में बैठा, गुस्से में, है ना, देख लो। अब यहां से क्या हुआ, इसको जरूरत पड़ती है किसकी? ब्लड की। जब अपन लोग ब्लड को क्या करते हैं, एक दूसरे को देते हैं, तो उस स्थिति में क्या दिया जाता है? RBC। क्या जाता है? RBC जाएगा, रेड ब्लड सेल। अब RBC के अंदर क्या होता? DNA।
क्या होता, डीएनए। देखो ये जो डीएनए होता है ये हमारी आनुवांशिक क्रियाओं के लिए क्या है, आवश्यक होता है। आनुवांशिक चीजों का पता हम इसी से लगा सकते हैं। माता पिता का पता इसी से लगता है कि कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है, ये हमारी माँ है, ये पिता है कि नहीं है। तो ऐसी स्थिति में डीएनए चेकअप कराया जाता है। अब यहां से इन्होंने क्या दिया, इनके लिए ब्लड दिया, क्या गया, आरबीसी। यदि आरबीसी में डीएनए होता तो इनका डीएनए क्या होता, इनका डीएनए इस लड़के के अंदर चला जाता। इससे क्या हो जाता, जब इसका डीएनए इस लड़की के अंदर, लड़के के अंदर चला जाता तो इस दोनों का डीएनए सेम सेम मैच करता, तो ये इसका क्या हो जाता, बेटा हो जाता। कहने का मतलब यह है कि यदि आरबीसी की वजह से डीएनए चेकअप हो जाए तो इसका मतलब है कि आरबीसी में डीएनए होगा, और आरबीसी में डीएनए होगा तो उस बात से यह पता चलता है कि एक दूसरे के अंदर वो ट्रांसफर भी हो सकता है डीएनए। जब एक दूसरे के अंदर डीएनए ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर यहां पर आनुवांशिक चीजों का पता लगाने में दिक्कत परेशानी होगी, क्योंकि हमें नहीं पता कौन किसका बेटा, कौन किसकी बेटी। कभी कभार ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं वो समझो। देखो, तो पहली बात तो ये है, आपके काम की चीज तो ये हो गई कि इसमें डीएनए चेकअप नहीं कर सकते आरबीसी से। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, और सबसे ज्यादा डीएनए की मात्रा मानव शरीर में कहां होती है, केंद्रक के अंदर ही होती है। इसीलिए उससे डीएनए चेकअप नहीं कर सकते, क्योंकि केंद्रक अब्सेंट रहता है या अब्सेंट रहता है। ठीक, इसके बाद देखो क्या है, केंद्रक हमारा नहीं है तो डीएनए नहीं है, और डीएनए की वजह से हम आनुवांशिक चीजों का पता लगाते हैं। चैनल आता है एक टीवी पर, एक तो आता है डिस्कवरी और एक कौन सा आता है, सीआईडी। सीआईडी वाले चैनल में आपने देखा होगा कि ऐसे खतरनाक खतरनाक सीन दिखाए जाते हैं। जैसे मान लो ये किसी का घर है, ऐसे करके, ऐसा नहीं होता क्या, मतलब मान लो एक झोंपड़ी सी बनाते थे ना, वो ही है। तो किसी का घर है और वहां पर कोई दिक्कत हुई, परेशानी हुई। अब परेशानी क्या हुई है वो समझो। मोस्टली वहां पर मर्डर के केस ज्यादा आते हैं उस पर सीआईडी वाले पे। अब एक व्यक्ति था, उसका यहाँ पर मर्डर हुआ है, पुलिस केस हो गया। अब एक अपने यहाँ तो 102 पे कॉल किया जाता है, यहाँ कितने पे होता है राजस्थान में पता नहीं, 100 पर होता है यहाँ। तो मान लो पहले हमारे यहाँ भी 100 होता था, अब 102 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब 100 नंबर पे कॉल करेंगे तो पुलिस आएगी। अब ये जो पुलिस आ रही है, स्थिति क्या होती है, यहाँ पर यदि मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा पड़ा है, कोई हथियार ऐसा पड़ा है, या पिस्टल हो सकती है, या बंदूक हो सकती है, दुनाली कोई भी हो, और या फिर छुरी चाकू, जो कुछ मिले उसको, तो इसके पास पड़े हुए जो डेड बॉडी है, इसके पास पड़े हुए हर चीज को पुलिस वाला एक कपड़े की सहायता से उठाता है। कपड़े की सहायता का मतलब है वो अपने ही रूमाल का प्रयोग करता है मोस्टली, या कोई बाहर से कपड़ा लेता है, इस्तेमाल करता है। उसका कारण क्या है, एक बात बताओ, किसी भी चीज को छूने पर क्या उसमें हमारा डीएनए ट्रांसफर होगा? मैंने ये मार्कर छू रखा है, क्या इसमें मेरा डीएनए गया? नहीं गया। जब डीएनए नहीं गया तो इसे क्या मतलब था कि इसने कपड़ा लगाया? फिंगरप्रिंट। तो फिंगरप्रिंट भी हमारा क्या होता है, एक डीएनए होता है, जिसे अंगुली छाप डीएनए के नाम से जाना जाता है। अगर हम किसी भी वस्तु को छूते हैं तो उसके अंदर हमारा फिंगरप्रिंट डीएनए ट्रांसफर हो जाता है। जब फिंगरप्रिंट डीएनए ट्रांसफर होता है, उसी वजह से यहाँ पर क्या है, वो उस यहाँ पर पड़ी हुई किसी भी हथियार को वो अपने हाथ से नहीं छूता, क्योंकि इसके अंदर अभी मेरा डीएनए है। चेकअप कराएंगे तो मेरा डीएनए होगा। अगर मैं इसको यहाँ रख करके चला जाता हूँ और आपने आकर के इसको छू लिया, तो इसका मतलब है मेरा डीएनए इसमें से खत्म होगा और आपका डीएनए इसमें आएगा, आपके फिंगरप्रिंट इस पर आएंगे। अब इस वाले हथियार पर जिसके फिंगरप्रिंट थे, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर क्या है, इस व्यक्ति की मृत्यु इसी हथियार से हुई है। अब इसके घर वाले जो हैं वो 100% श्योर होते हैं कि किसने इसकी डेथ की होगी। डेथ का मामला है, कोई बच्चा नहीं है यहाँ पर, कोई मतलब छोटे छोटे बच्चों के खिलौने वाला मामला नहीं है, डेथ है, एक इंसान खत्म हुआ है। तो इन्हें 100% पता है कि कहां से कैसी स्थिति हुई है, पर लेकिन वो ओपनली नहीं कह सकते कि इसने इसको मारा होगा। शक के दायरे में 15 से 20 लोगों के नाम लिखाए जाते हैं। इन 15 से 20 लोगों के नाम आते हैं और इसका फिंगरप्रिंट दिखा जाता है। यदि इस हथियार का फिंगरप्रिंट इन 20 लोगों में से किसी एक का मिल जाता है तो उसका वो क्रिमिनल हो जाता है, उसी ने उसका केस किया होगा। ऐसा भी नहीं हो पाता है तो फिर क्या है, फिर हमारी सीबीआई के लिए ये केस चला जाता है, और सीबीआई पर केस जाने से जो इसका एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जिसने जो किया होगा, इसका मर्डर किया होगा, वो व्यक्ति या जो भी क्रिमिनल इसका होगा वो अपने आप से आ जाता है, क्योंकि सीआईडी से फिर कुछ बचता नहीं है। एक व्यक्ति का पता लगा, बाकी हिस्ट्री अपने आप वो बता देता है। तो समझ में आ रहा है, डीएनए का मतलब है कि हम आनुवांशिक चीजों का पता लगाएं। डीएनए का मतलब है एक फिंगरप्रिंट डीएनए जाने पर हम किसी भी चीज का पता लगा सकते हैं। तो मेरी कहने का मतलब और मकसद केवल इतना ही था कि आपको कोई भी चीज टच करनी है तो उसे सोच समझ के करें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। मैं बता रहा था कि आरबीसी से डीएनए चेकअप हम नहीं कर सकते। आरबीसी से क्या है, डीएनए
चेकअप नहीं होगा। अगली बात करेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे आरबीसी के अंदर ही, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे अपन लोग। अगली बात करें तो देखो आरबीसी जो होती है इसकी संख्या पूछी जाती है कि आरबीसी की मात्रा कितनी होती है। अब मात्रा जो कितनी होती है वो आप बताओ। आरबीसी की संख्या लगभग 50 से 55 लाख होती है। कितनी होगी, ये क्या लिख दिया, आरबीसी की संख्या 50 से कितनी होती है, 55 लाख होती है। लिख लो इस बात को, आरबीसी की संख्या 50 से 55 लाख होती है। आरबीसी की संख्या 50 से 55 लाख होती है। गौरी यादव जी कह रही हैं सर ये लड़कियों की इतने प्यार से बेइज्जती नहीं, ये बेइज्जती नहीं है, आप गलत ले गए हो, ये प्यार है, प्रेम। तो देखो इसकी जो मात्रा होगी वो कितनी होती है, तो इसकी मात्रा जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 50 से 55 लाख होगी। एक क्वेश्चन आता है पूछने के लिए कि जो हमारे शरीर के अंदर आरबीसी जो होती है उसकी मात्रा कितनी है भैया, 50 से 55 लाख है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि प्रत्येक दिन कितनी आरबीसी की डेथ होती है। तो टोटल नंबर ऑफ अमाउंट हम आरबीसी की बात करें तो कितना होगा, 50 to 55 लाख हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कितनी आरबीसी पर डे खत्म हो जाती है और कितनी आरबीसी नई बन जाती है, तो देखो प्रत्येक दिन जो 50 से 55 लाख है उसका 2% आरबीसी क्या होगी, प्रत्येक दिन नष्ट होती है। 2% आरबीसी 50 से 55 लाख होती है, लेकिन 2% आरबीसी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, मतलब डेड हो जाती है, और नई आरबीसी का क्या होता है, जन्म होता है या फिर नई आरबीसी बनती है। अब समस्या ये आती है कि सर ये जो आरबीसी की संख्या है आपको कैसे पता लगा, किससे मापा गया है। तो आरबीसी की जो संख्या होती है इसे मापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा उस यंत्र का नाम क्या होगा जिससे आरबीसी का मेजरमेंट किया जाता है। यूट्यूबर्स जल्दी बताएं फटाफट से। मिताली जी बता रही हैं आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन। मिताली जी से ऐसे करेंगे 100 से 120 दिन। आरबीसी का जो जीवन काल होगा वो कितना होगा, 100 to 120 डेज। ठीक है, 100 से 120 दिन होता है, 100 से 120 दिन। देखो इनका जो जीवन काल है ना वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की तरह होगा। लोकसभा जो होती है वो हमारी कैसी होती है, अस्थायी सदन होती है, और एक होती है राज्यसभा, वो कैसी होती है, हमारी स्थायी सदन होती है। अब स्थायी सदन लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का, और राज्यसभा का कितना होता है, 6 वर्ष का। अब 6 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद जो लोकसभा होती है इसको भंग कर दिया जाता है। अस्थायी सरकार मतलब ये क्या है, हमारी अस्थायी सदन है, और इसे भंग कर दिया जाता है तो नई लोकसभा का क्या होता है, चुनाव होता है। दूसरी बात करें तो यहाँ पर क्या है, राज्यसभा। राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, इसे प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 पुरुषों को सेवानिवृत्त किया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर है आरबीसी के अंदर। ये जब पॉलिटी पढ़ेंगे तब इन पर डिस्कस करेंगे। बाकी जो आरबीसी हमारी, इस आरबीसी के अंदर क्या है, इनका जीवन काल कितना है, 100 से 120 दिन। जब 100 से 120 दिन कंप्लीट होने वाले होते हैं तो आरबीसी की डेथ हो जाती है पुरानी वाले की, और नई आरबीसी का जन्म हो जाता है। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आरबीसी है उसकी गिनती किसके द्वारा की जाती है। तो आरबीसी की गिनती के लिए, आरबीसी की गिनती के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखो आरबीसी जो होती है हमारी, इसकी गिनती जो की जाती है वो की जाती है हेमोसाइटोमीटर। हेमोसाइटोमीटर यंत्र का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, आरबीसी की गिनती के लिए किया जाता है। हेमोसाइटोमीटर इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजर अवर आरबीसी। अब देखो इसका जो प्रयोग किया जाता है ये किसका मेजरमेंट करेगा, ये करेगा आरबीसी का। आरबीसी कितनी बता दी थी मैंने अभी, 50 से 55 लाख होती हैं। ठीक है, अब मैंने बताया था इनका जीवन काल कितना होता है, 100 से 120 दिन का होता है। कितना होगा, 100 से 120 दिन। तो ये भी बात याद रखनी है, 100 से 120 दिन इनका जीवन काल होगा। अब समस्या यह है कि इनकी डेथ कहाँ होती है सर। तो देखो इनकी डेथ के लिए आंसर याद करेंगे, स्प्लीन। स्प्लीन का मतलब क्या होता है, प्लीहा। स्प्लीन जो है प्लीहा, इसके बारे में कल हम पढ़ रहे थे। प्लीहा कह सकते हैं, तिल्ली कह सकते हैं। इसे कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान। तो क्वेश्चन आता है कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या होगा, तो आंसर क्या होगा,
स्प्लीन होगा, प्लीहा होगा। प्लीहा से रिलेटेड मैंने कल एक बात बताई थी, इसके अंदर कितना ब्लड एकत्रित रहता है, 350 ml, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी के नाम से जाना जाता है। कितना ब्लड एकत्रित है, 350 ml। स्प्लीन के अंदर क्या होता है, आरबीसी की मृत्यु होती है, तो हम कह सकते हैं कि आरबीसी की जो मृत्यु होगी वो कहां होगी, स्प्लीन के अंदर। आरबीसी की मृत्यु स्प्लीन के अंदर होती है, इसीलिए इसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाएगा। यहां तक कोई समस्या, परेशानी, दुख दर्द हो तो बताओ। कोई दुख दर्द नहीं है, आगे बढ़े। अब अगला पॉइंट देखो, यहां से ये पूछा जा सकता है, इन्हें और पूछ लें। 50 लाख से आगे बढ़ो ज्योति कुमारी। इनको कोई दुख दर्द नहीं है, अभी इनकी तरफ ध्यान न दिया जाएगा तो कहेंगे ध्यान नहीं दे रहे। आगे देखो, इससे क्वेश्चन बनता है पूछने के लिए, क्या बनेगा, क्या बनेगा, वो क्वेश्चन ये बनेगा कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ आरबीसी। आरबीसी का रासायनिक नाम क्या होगा, आंसर करो फटाफट से, ये आंसर सबको याद होता है। क्या होगा, एरिथ्रोसाइट्स, सही आंसर है, देख लो। द केमिकल नेम ऑफ आरबीसी इज एरिथ्रोसाइट। The chemical name of RBC is erythrocytes. अर्चना जी बता रही हैं एरिथ्रोसाइट। गुड इवनिंग कुसुम जी। और बताओ भाई, कोई दिक्कत परेशानी समस्या दुख दर्द कहीं तक यहाँ पर कोई परेशानी हुई हो तो? समझ में आ रहा है ना सबको? आगे बढ़े। इसके बाद पीछे बातें करने में बहुत ध्यान है आप लोगों का। इसके बाद चलो आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आता है पूछने के लिए यहाँ से कि जब आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो हमें कौन सा रोग होगा? एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है रक्त क्षीणता, जिसमें ब्लड की क्या होगी, कमी। तो एक पॉइंट लिखेंगे आप लोग, व्हेन इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी, व्हेन इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी when increased number of RBC then erythrocytopenia occurs. When increased number of RBC, जब RBC की संख्या बढ़ जाती है तो, जब RBC की संख्या बढ़ जाती है तो, जब RBC की संख्या बढ़ जाती है तो हमें देखो ऐसे लिखना, when increase number of RBC then polycythemia occurs. जब RBC की संख्या बढ़ेगी तो पॉलीसाइथीमिया होगा। when decrease number of RBC, जब RBC की संख्या घटेगी तो एरिथ्रोसाइटोपिनिया होगा। ऐसे लिखो, RBC की संख्या घटने पर हमें कौन सा रोग होगा? घटने पर कौन सा होगा? एरिथ्रोसाइटोपिनिया। और बढ़ने पर कौन सा होगा? पॉलीसाइथीमिया। एरो ऊपर की तरह तो ये बढ़ने की बात कर रहा है। When increase number of RBC then polycythemia occurs. When decrease number of RBC then polycythemia, sorry, erythrocytopenia occurs. RBC की संख्या कम हुई तो एरिथ्रोसाइटोपिनिया हो गया। जब RBC की संख्या ज्यादा हुई तो पॉलीसाइथीमिया हो गया। अब RBC की संख्या जो कम ज्यादा हो रही है, एरिथ्रोसाइटोपिनिया क्या है? इसमें क्या हो रहा है?
आरबीसी की संख्या क्या हो रही है, घट रही है। तो एरिथ्रोसाइटोपिनिया को ही हम क्या कह सकते हैं, इसी को एनीमिया या रक्त क्षीणता के नाम से जाना जाता है, जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है। तो एनीमिया जो रोग है वो क्या है, एरिथ्रोसाइटोपिनिया है। लेकिन आरबीसी जब बढ़ रही है तो उसका मतलब है पॉलीसाइथीमिया, और पॉलीसाइथीमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है जिसमें आरबीसी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब मिताली जी कह रही है सर मेरी एक बात सुन लो आप, देखो या तो फिर आप ऑफलाइन क्लास चलाया करो और या फिर यूट्यूब वालों की भी सुन लिया करो, यूट्यूब वाले कुछ बोलते नहीं, सब निकम्मे बच्चे हैं। अर्चना जी आंसर दे रही है, पॉलीसाइथीमिया, ब्लड कैंसर वगैरह, ये वो दिस दैट दिस सब बढ़िया है। आगे देखो इधर, अब यहां पर क्या है, ये चीज समझ में आ गई। ये क्वेश्चन देखो, 4 क्वेश्चन तो याद रखने, बाकी फर्जी बातें थी जो अब तक अपन लोग इसमें पढ़ रहे थे। अब जो काम की बात है ना वो ये 4 ही है जो दिख रही हैं। क्या क्या दिख रही है वो देखो, ये आपको सोते जागते, खाते पीते, बैठते उठते सब हमेशा याद रहना चाहिए। आरबीसी की गिनती किससे होती है, हेमोसाइटोमीटर से। एक क्वेश्चन, आरबीसी का रासायनिक नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी की संख्या घटने पर कौन सा रोग होगा, एरिथ्रोसाइटोपिनिया। आरबीसी की संख्या बढ़ने पर कौन सा रोग होगा, पॉलीसाइथीमिया। ये चारों पॉइंट आपको इस तरीके से याद होने चाहिए जैसे आपको उनका नंबर याद है उन्हीं का। अब वो समझ गए होंगे, आगे बढ़े उसके बाद। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़े अब देखो, ये तो मेरी तरफ से रहा किस वाला पार्ट, आरबीसी वाला पार्ट। आपको कोई क्वेश्चन, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताओ। कुछ और पढ़ा हो आपने, कुछ बच गया हो मुझसे तो आंसर करो। साउंड कम आती है आपकी, क्या ही किया जाए इस चीज का। अच्छा बेस बढ़ाएं, मैं बढ़ जाऊंगा बेस के चक्कर में। जैसे तैसे ले दे करके तो नन्ही सी जान है मेरे अंदर, उसे बेस बढ़ा बढ़ा करके और निकलवा दो आप लोग। अच्छा अब थोड़ा तेज बोलेंगे, आपको आवाज साउंड सही आएगा, टेंशन ना लें आप। तो देखिए यहाँ पर अपन लोग अब डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं किसके बारे में, व्हाइट ब्लड सेल के बारे में, जिसे कहा जाता है WBC। क्या कहा जाता है, WBC, जिसका मतलब है श्वेत रक्त कणिकाएं। बातें बंद करो, श्वेत रक्त कणिकाएं। अब ये श्वेत रक्त कणिका जो होती है ये क्या होती है, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करना है। देखो श्वेत रक्त कणिका से भी 2-4 बातें आती हैं पूछने के लिए। तो पहला पॉइंट तो आप वही लिख देंगे, पहला पॉइंट तो श्वेत रक्त कणिका में आप लोग वही लिखेंगे कि WBC का रासायनिक नाम, WBC का रासायनिक नाम क्या होगा, धन्यवाद। अभी कुछ दिन पहले आपकी क्लास लग रही थी साइंस की, हाँ इसीलिए याद होगा, ये पॉइंट पढ़ाया होगा उन्होंने, वहां नहीं पढ़ाया। अब देखो इनका जो रासायनिक नाम होगा, द केमिकल नेम ऑफ WBC इज नोन एज ल्यूकोसाइट्स। अगला बात आता है पूछने के लिए कि जो WBC होती है हमारी, इनकी मात्रा या संख्या कितनी होती है। तो आंसर क्या करेंगे, जल्दी बताओ फटाफट से, कितनी। देखो कहीं पर 5 से 10,000 लिखी होती है, कहीं 6 से 9,000 लिखी होती है। आप लोग याद रखेंगे लगभग 10,000, ऐसे कर लो, 6 से 5 से करना, 5 से 10,000, ठीक। एक और क्वेश्चन आता है पूछने के लिए यहां से कि आरबीसी जो WBC होती है, WBC जो होती है इसका रंग कैसा होता है। तो कैसा होगा, सफेद रंग की होती है ये। कैसी होती है, श्वेत रंग। अब देखो इट इज व्हाइट इन कलर ड्यू टू अब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। इनका जो रंग सफेद होता है उसका कारण क्या है, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति की वजह से ये श्वेत रंग की होती हैं। ये श्वेत समझना, इसे खेत मत समझना। तो कैसी होती हैं ये, श्वेत रंग की होती हैं। अब देखिएगा आगे, अगला क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है
कि इनका रासायनिक नाम ल्यूकोसाइट्स, इनकी संख्या 5 से 10,000 होती है और ये रंग में कैसी होती है, तो सफेद रंग की होती है। इनका आकार और आता है पूछने के लिए। तो जो WBC होती है ये आकार में कैसी होती है, जैसे अपन लोग अभी देख रहे थे RBC गोलाकार है, तो WBC का आकार बताइए कैसा होगा, कैसा, स्फेरिकल। और दूसरा आंसर इसके अलावा आप भी बता दो भैया। कुसुमा जी बायोलॉजी की स्टार्टिंग आप प्ले लिस्ट में जाओगे सीकर टेस्ट वाले में तो वहां पर मिल जाएगी। ये चौथी पांचवी क्लास है शायद, आपको वहां से स्टार्टिंग से मिल जाएगा, आप वहां पर देख लीजिएगा, क्लास डलवा रखी है। लेकिन ब्लड की ये पहली क्लास है, कल थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था। आप बायोलॉजी वाले पोर्टल में जाकर के देख लीजिए, वहीं मिल जाएंगी सारी क्लासेस। पिलिया को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। मिताली जी आप बहुत पीछे चल रही हैं, आपको एक बार रिफ्रेश करके दोबारा से उसको स्टार्ट करने की आवश्यकता है। आनंदी जी ल्यूकोसाइट्स बिल्कुल सही आंसर है। इर्रेगुलर शेप, आनंदी जी का आंसर आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि देखो, या तो हम इर्रेगुलर शेप कह सकते हैं कि इनकी कोई आकृति नहीं हो सकती, या फिर हम कह सकते हैं अमीबा के आकार की होती हैं। देखो ये अमीबा के आकार की कह सकते हैं क्योंकि अमीबा का भी कोई फिक्स आकार नहीं होता। इर्रेगुलर शेप में होती है कौन, हमारी ल्यूकोसाइट्स, मतलब WBC। WBC का कोई आकार नहीं होता, तो हम लिख सकते हैं कि WBC का कोई निश्चित आकार नहीं होता, अनिश्चित होती है, इर्रेगुलर शेप में रहेगी। और या फिर ऑप्शन जब ये ना हो, वहां पर इर्रेगुलर शेप वाला अनिश्चित ना हो, तो एक ऑप्शन देखेगा अमीबा। तो अमीबा वाला ऑप्शन आप लोग ठीक कर देंगे, क्योंकि अमीबा की भी कोई फिक्स आकृति नहीं होती, वो भी परिवर्तन होता रहता है, बदलता रहता है। ठीक है, तो देखो WBC का रासायनिक नाम ल्यूकोसाइट, संख्या 5 से 10,000, रंग में सफेद, आकार इनका श्वेत होता है। इतनी सी बात समझ में आ गई। आगे बढ़े अब इसके बाद देखो, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं पूछने के लिए आपसे। क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं वो कुछ ऐसे हैं कि जो हमारी WBC होती है, जो हमारी WBC होती है ये कितने प्रकार की होती है, ये क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग मुझे आंसर करो कि WBC कितने प्रकार की होती है। एक क्वेश्चन है कि मेनली रूप से WBC कितने प्रकार की होती है। अब क्वेश्चन चेंज हुआ है तो आंसर भी चेंज होना चाहिए ना। मेनली रूप का मतलब है मुख्यतः, मेन, तो मेन इसके कितने प्रकार होंगे, 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार की होती है ये, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होगी, 5 प्रकार की पढ़ी है क्या आपने, अच्छी बात है, धन्यवाद उसके लिए। तो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमें पता चल गया। तो देखो यहां पर क्या है, WBC जो मुख्यतः जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। आपने 5 जहां पढ़ा होगा वो गलत पढ़ लिया होगा शायद, ऐसा लग रहा है मुझे, कि सही पढ़ा है, सही पढ़ा है। तो देखो एक तो यहां पर होती है हमारी WBC जो होती है, एक तो होती है कौन सी, कण कोशिका, एक तो होती है कण कोशिका और एक होती है हमारी अकणिक कोशिका। ये लिखा हुआ है ग्रेन्यूलोसाइट्स और ये लिखा हुआ एग्रेन्यूलोसाइट्स। AGRANULOCYTES, AGR एग्रे, देखो वो है एग्रेन्यू, ये है एग्रेन्यूलोसाइट्स और वो है कण कोशिका जो है ग्रेन्यूलोसाइट, GRANULOCYTES, और ये है एग्रेन्यूलोसाइट, AGRA, बस ए लगाना है, बाकी सेम है मीनिंग। GRANULOCYTES, कितनी सुंदर राइटिंग में लिखी है, पहली बार, इतना भी समझ में नहीं आ रहा, वैसे याद तंग है इंग्लिश में राम कह कह के याद करनी पड़ती है इंग्लिश की, कभी कभी अपने नाम की स्पेलिंग भूल जाता हूं मैं, पता है आपको, मजाक नहीं करा, ऐसा कई बार हुआ है। अब देखो आगे क्या है,
मैं राहुल तक तो सही चल जाता है, राहुल तक मैं लिख लेता हूं, चौधरी वाली में दिक्कत आ जाती है, तो उसमें बड़ी समस्या रहती है। बाकी आप लोग यहां पढ़ो। देखो ये क्या है, डब्ल्यूबीसी के प्रकार बता रहे हैं। डब्ल्यूबीसी में कण कोशिका और एक है हमारी अकणिक कोशिका, एक होती है ग्रेन्युलोसाइट और एक होती है एग्रेन्युलोसाइट। तो मोस्टली जो डब्ल्यूबीसी हमारी मुख्यतः, मोस्टली नहीं मुख्यतः मेनली, प्रत्येक चीज अपने आप में कितने परसेंट रहेगी, 100% रहेगी। अब ये जो 100% है ये मेनली रूप से कितने प्रकार से बटी है, अरे इधर ध्यान दो, इधर इधर 2 प्रकार से बटी है। अब 2 प्रकार में कण कोशिकाएं होती हैं और एक होती है हमारी अकणिक कोशिकाएं। क्वेश्चन आता है कि कण कोशिकाएं कितनी होती हैं और अकणिक कोशिकाएं कितनी होती हैं। तो देखो ये जो कण कोशिकाएं होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होगी, एक होती है हमारी इओसिनोफिल्स, और एक होती है हमारी बेसोफिल्स, और एक होती है हमारी न्यूट्रोफिल्स। ये कहीं कहीं न्यूट्रोफिल्स भी लिखा होता है, तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, इंग्लिश में भी लिखना है क्या इनको? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। क्या हुआ, इओसिनोफिल्स, ये इंग्लिश के नेम है। एक है बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। दिख नहीं रहा क्या? अगली बात करें तो क्या 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 बात करेंगे। अब ये जो अकणिक कोशिकाएं होती हैं ये भी हमारी कितने प्रकार की हैं, 2 प्रकार की रहेंगी। अब 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक होता है लिम्फोसाइट और एक होता है मोनोसाइट। आ गई आपकी जो 5 प्रकार की जो थी, चलो कम से कम आ तो गई। एक हुआ लिम्फोसाइट्स और एक हुआ मोनोसाइट्स। फील करो 5 प्रकार की हो गई होंगी, यही पढ़ी थी। चलो ठीक। तो देखो ये 5 प्रकार की हमारी होती है डब्ल्यूबीसी। रक्त की कमी होती है, मिताली जी पता नहीं कहां पर घूम रही हैं अभी। चलो अब यूट्यूबर्स आंसर देना स्टार्ट करना। कोई बात नहीं, अर्थक्वेक नहीं आया है, वो थोड़ा सा, हाँ हवा तेज नहीं चल रही है, वो दिक्कत हो गई होगी, अभी ऊपर गए ना, हो जाता है। आगे देखें हम। अब देखो यहां से क्वेश्चंस क्या क्या बनेगा वो चीज अपन लोग समझेंगे। यहां पर क्वेश्चन आता है डब्ल्यूबीसी जो है, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, सबसे ज्यादा कौन सी होती है और सबसे कम कौन सी होती है। छोटी मोटी बात अपन लोग कर चुके हैं, जो 4-5 पॉइंट लिखे थे कि इनका आकार कैसा है, रंग में कैसी होती हैं, और क्या पढ़ा था, जो भी पढ़ा हो। अब इधर देखो इनसे आंसर क्या क्या बनेगा, मुझे आंसर आप लोग करते चलें। निम्न में से कौन सी डब्ल्यूबीसी सर्वाधिक मात्रा में मानव रक्त में पाई जाती है। 5 ऑप्शन में दिए, आंसर करो फटाफट से। और ये यूट्यूबर्स हैं, ये भी जल्दी फटाफट से आंसर करेंगे। कितना, लिम्फोसाइट्स,
सच में मैम ने पढ़ाया था ये वाला पार्ट, पढ़ाया था ना? अभी साइंस एंड टेक वाली जो क्लास चली थी ये पढ़ाया होगा, ये ब्लड तो पढ़ाते हैं उसमें, तो फिर आंसर गलत कैसे आ रहा है आपका? मतलब आपने पढ़ा नहीं है, रिवीजन नहीं किया। कितना होगा बताओ सही? इतना नहीं पढ़ाया तो यहाँ पढ़ो, चलो इतना। ये बैच इसीलिए दिया गया है कि आपको वहां नहीं पढ़ाया जाए तो यहाँ पढ़ दो। IAS से अच्छा फिर मास्टर कोर्स हो गया अपना। अब देखो यहाँ पर, देखो क्या है, अपन लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इनके ऊपर, कौन सी ज्यादा, कौन सी बड़ी, कौन सी कम, कौन सी, मतलब यही 4-5 क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा, सबसे कम, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, 4 हो गए। अच्छा, मैं इनकी परसेंटेज वैल्यू अगर आपको बता दूं तो कम ज्यादा का पता लग जाएगा ना? बताएं फिर इसको। देखो प्रत्येक चीज अपने आप में 100% है, तो WBC भी 100% है। अब क्वेश्चन आता है कि WBC का जो ग्रेन्युलोसाइट WBC होती है वो कितना परसेंट पाई जाती है, तो आंसर करेंगे 68%, मतलब 68% ये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एग्रेन्युलोसाइट जो होती है हमारी अकणिक कोशिकाएं, इसका कितना परसेंट होता है? अब 100 में से 68 गया तो 32, अब 32% ये बचा। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि WBC निम्न में से कौन सी सबसे ज्यादा, और ऑप्शन में कण कोशिकाएं, अकणिक कोशिकाएं और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट दिया है, तो आंसर आपका सही क्या होगा? कण कोशिका होगा। इतनी बात क्लियर हुई? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें तो देखो इनकी परसेंटेज वैल्यू बनाएंगे। ये क्या है, जो 68% WBC होती है, ये ग्रेन्युलोसाइट WBC इज फर्दर डिवाइडेड इन 3 पार्ट। ये जो कण कोशिकाएं होती हैं यही दोबारा से 3 भागों में डिवाइड हुई हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। अब इन 68% को 3 भागों में डिवाइड करें तो कुछ और समझ में आएगा कि हाँ कुछ अच्छा चल रहा है। तो देखो ये क्वेश्चन हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं बचा जिसमें ये नहीं पूछा गया हो कि न्यूट्रोफिल्स कितनी परसेंट होती है। तो आंसर याद रखेंगे 65%। 68% में से 65% न्यूट्रोफिल्स की मात्रा शरीर के अंदर पाई जाती है, ब्लड के अंदर होती है। अब इसके बाद क्या बचा? बेसोफिल्स। बेसोफिल्स की मैं बात करूं तो 0.5% होती है लगभग। अब आप बताओ कितना बचा? 2.5%। देख लेना गुणा भाग करते करते सही लिख रहा हूं कि नहीं। तो स्थितियां कुछ ऐसी हैं कि जो हमारा इयोसिनोफिल्स है वो कितना है? वो है हमारा 2.5%। ठीक, और ये कितना है? 0.3%। ये कितना है? 65%। तो ये तो डिवाइड हो गया। अब बचा 32%। तो देखो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स होती है हमारी 26%, और जो आप सबसे ज्यादा बता रहे थे वो है 6%। फील करो कितना आगे पीछे थे आप। आंसर करो सबसे ज्यादा WBC कौन सी होती है? आंसर करो सबसे ज्यादा WBC कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल्स। या तो न्यूट्रोफिल्स लिखा होगा या न्यूट्रोफिल्स लिखा होगा। ठीक, अब यहां से कुछ कुछ क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज्यादा कौन सी है? न्यूट्रोफिल्स हो जाती है अपनी। सबसे ज्यादा कौन सी हो जाएगी? न्यूट्रोफिल्स हो जाएगी ये वाली। और सबसे कम कौन सी होगी? तो बेसोफिल्स होगी। कौन सी होगी? बेसोफिल्स होगी। क्वेश्चन ये ना आकर के ये क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है। अब 5 ऑप्शन है, बताओ। नहीं पता? पढ़ के आया करो लाला, पढ़ के। अब मिताली जी कह रही हैं हरे रंग की होती है सर, झूठ बोल रहे हैं WBC। बेटा WBC जो है हमारी, ये व्हाइट ब्लड सेल इसका नाम है, व्हाइट ही कलर की होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। ये क्वेश्चन आता है कि WBC का श्वेत रंग क्यों होता है, तो आप आंसर करेंगे क्यों होता है? अब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से ये सफेद ही होती है। आगे बढ़े। अब देखो यहां पर क्या है, ये चीज दिखाई दे रही है कि मैंने अभी क्वेश्चन पूछा कि सबसे ज्यादा कौन सी होती है, तो न्यूट्रोफिल्स। सबसे कम कौन सी होती है, तो बेसोफिल्स। क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है, तो इसके नीचे लिखना यह सबसे बड़ी होती है। तो ये क्या होगी? ये लार्जेस्ट WBC होगी। ये जो लिम्फोसाइट होती है इसमें लिखेंगे
यह सबसे छोटी होती है, मतलब स्मॉलेस्ट आकार की बात हो रही है। ये जो न्यूट्रोफिल्स होती है हमारी, इसमें लिखेंगे यह सर्वाधिक होती है। एक और पॉइंट लिखें तो इसमें यह लिख सकते हैं कि यह WBC हमारे शरीर में घूमने वाले हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करती है। भक्षण का मतलब है उन्हें मारना, खत्म करना, डिस्ट्रॉय करना। तो ये क्या करती है, जो हमारी, इसकी इंग्लिश मत पूछना, ये क्या करती है, जो WBC हमारी होती है न्यूट्रोफिल्स वाली, ये WBC का काम है कि मानव शरीर में जो हमारे क्या है हानिकारक जो हमारे जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरियाओं को ये क्या करती है, भक्षण करती है, मतलब उनको नष्ट करती है। ठीक, ये देखो बेसोफिल्स, इसमें लिखना इसकी मात्रा बढ़ने पर हमें दमा के लक्षण, दमा का मतलब होता है अस्थमा, मतलब जो श्वास की बीमारी होती है अस्थमा, दमा की इंग्लिश होती है। अब देखो हमें दमा के लक्षण प्रकट होते हैं। हानिकारक को हार्मफुल बैक्टीरिया बोला जाएगा, प्रकट होते हैं। ठीक, इसमें क्या लिखें, चलो इसमें ये लिख लो कि यह WBC हमारी संवेदन शक्ति को बढ़ाती है। अब जो सेंसिटिव पावर इंक्रीज होगी वो किसकी वजह से होती है, इओसिनोफिल्स की वजह से। बेसोफिल्स की ज्यादा मात्रा हो जाए तो हमें दमा, अस्थमा के लक्षण होने लगते हैं। ये हमारे शरीर में घूमने वाले अंदर जो जीवाणु वगैरह रहते हैं उनको भक्षण करते हैं, जो हानिकारक होते हैं। लिम्फोसाइट जो है इसकी वजह से क्या है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है। यह एंटीबॉडी का निर्माण करती है। देखो कल मैं एंटीबॉडी बता रहा था कि एक ए और बी दो प्रकार के होते हैं। तो एंटीबॉडी अगर वैसे पूछा जाए तो कॉमनली आंसर करेंगे अपन लोग क्या, कि ये WBC से बनती है। लेकिन WBC में भी पार्ट दिए जाएं, WBC में भी पार्ट दिए जाएं तो आंसर क्या करेंगे, लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट के अंदर भी साथ में एक और पार्ट दिया होगा, टी सेल। एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है वो इस लिम्फोसाइट से होता है। लिम्फोसाइट का एक टी सेल भाग होता है। जब लिम्फोसाइट को भी अपन लोग डिस्कस करेंगे तो इस टी सेल से क्या निकल के आता है, एंटीबॉडी निकल के आता है। तो एंटीबॉडी का जो निर्माण हुआ वो लिम्फोसाइट से हुआ। लेकिन कॉमनली अगर लिम्फोसाइट ऑप्शन में नहीं होगा तो टी सेल होगा, तो ये आंसर सही होगा। ये भी ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर एक ही आंसर होगा और कुछ नहीं बचा, उसका नाम है
WBC। तो WBC के ये 5 भाग होते हैं, ये इनके काम होते हैं। गुरुदेव नमस्ते, राधे राधे। सचिन भारद्वाज जी सर हमारे जुड़े हुए हैं। सर कल वाले क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको कल ही दिया था और वो क्वेश्चन आपका अच्छा था। हाँ, मिताली जी कह रही हैं सचिन भाई नहीं बताएंगे, फीस दो और आंसर लो। तो मिताली जी कल सर का ये वाला क्वेश्चन था कि किसी से प्यार होता है तो हार्ट का कौन सा चैम्बर दिया जाता है, वो मैंने कल बहुत अच्छे से समझाया था। दिल नहीं, दिमाग दिया जाता है। तो अब बिना पैसे के बता दिया मैंने, टेंशन ना लो। आगे बढ़े। अब ये चीज समझ में आ गई इतनी सी? और बताओ WBC से कोई समस्या, कोई परेशानी? आगे बढ़े इसके बाद। तो देखो यहां पर अपन लोग जो डिस्कस किए वो WBC के बारे में बेसिक पॉइंट इससे पहले डिस्कस किए थे। ये नहीं था, वो मिटा दिया था। अब देखो क्या है, ये डिस्कस किए थे हम लोगों ने। तो ये वाली चीजें आपको याद होनी चाहिए, कौन सी कितनी परसेंट होती है, कम ज्यादा छोटी बड़ी, काम सबका याद होना चाहिए। ये मैंने आपको लिखा दिया। इसके बाद अपन लोग डिस्कस करते हैं। कोई और क्वेश्चन हो WBC का? ये जो भी बैठे हुए हैं हमारे यूट्यूबर्स जल्दी से बताएं, फिर कहेंगे कि बिना पैसे के बताते नहीं है। समझ गए मास्टर जी? बिल्कुल गुरुदेव, आभार आपका समझने के लिए भी। और लोकेश राठी रिंगस ये तो यहीं बैठे हुए हैं शायद। कत्ते जहर पढ़ाते हो गुरुजी? जहर वहर तो ना है पर लेकिन पढ़ लो, जहर हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। आगे बढ़े इसके बाद। अब देखो आगे बढ़ेंगे तो एक पार्ट है हमारा, एक और डिस्कस करने के लिए बचा है। कल करते हैं, अभी तो टाइम बहुत है, पर 10 मिनट लेट हुई थी मेरी क्लास स्टार्ट और अभी 7:49 हो रही। भूख तो मुझे भी लगी, सच बताऊं मैंने कुछ ना खाया सुबह से। चाय पिलाओगे? चाय में पीता नहीं। हाँ, कॉफी पिला देना, ये बात मान ली आपकी। तो और बताओ कोई क्वेश्चन? देखो अपन लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो RBC के बारे में डिस्कस किए और WBC के बारे में डिस्कस कर लिए। ये क्या हो गया? अब तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कस करना है। अब देखो ये जो प्लेटलेट्स होती है हमारी, बिम्माडू, जिसे हिंदी में बोला जाता है बिम्माडू। अब इस बिम्माडू से 2-4 क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जाम में, इसके ऊपर अपन लोगों को डिस्कस करना है। RBC, WBC और प्लेटलेट्स, इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। कोई समस्या, कोई परेशानी, दुख दर्द है तो पूछना। इस प्लेटलेट्स की मैं बात करूं तो इसको अपन लोग डिस्कस करेंगे। अब मुझे ये बताओ, इस पर डिस्कस करने से पहले, इसे पढ़ा नहीं रहे वैसे बताएंगे अब आपसे।